हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में दूसरे विश्व युद्ध की है। जब युद्ध खत्म होने को आ रहा था तो हम ओरियो आइलैंड पर जापानीज वर्कशॉप को देखते हैं जिस पर एक प्लेन लैंड होता है जिसका पायलट यूशी है। वो असल में एक रिपेयर वर्कशॉप थी, लेकिन जब वो लोग उसके एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसीलिए एक आदमी उसके पास जाकर पहले तो उसकी तारीफ करता है कि उसने काफ़ी स्मूथली इस आइलैंड पर लैंड किया, लेकिन उसका प्लेन तो बिल्कुल ठीक है, उसमें फ्यूल भी पूरा है। यूशी कुछ जवाब नहीं देता और जाकर समुंदर के किनारे बैठ जाता है। वो आदमी समझ जाता है कि वो युद्ध से भाग आया है और इसीलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि अगर हम मारी भी गए तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम युद्ध हार रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि ये हमारा देश है। क्या हो कल कोई और आकर इस पर अपना हक जमाने लगे। इसी दौरान यूशी समुंदर में कुछ मरी हुई मछलियों को देखकर किसी गहरी सोच में डूब जाता है। उस रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से सायरन बजना शुरू हो जाता है। सभी बाहर आ जाते हैं और अपने अपने हथियारों को उठा लेते हैं। टावर पर खड़ा सैनिक समुंदर में देखता है। वहां पर एक कोई जहाज नहीं बल्कि एक विशाल समुद्री जीव था, जिसको देखकर उन लोगों में एक आदमी कहता है कि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि यहाँ पर समुंदर की गहराइयों में एक जीव रहता है जो किसी को नहीं छोड़ता। शायद ये वही है दोस्तों। ये जीव कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला होता है जिसने इन लोगों को देख लिया था। अब सभी टेंट के पीछे छुप जाते हैं। चीफ टाची कहते हैं कि तुम्हें जाकर अपने एयरक्राफ्ट पर बैठना चाहिए, वहां से तुम अपनी मिसाइल को छोड़ना जिससे कि वो भाग जाएगा। यूशी मान जाता है और जाकर उसमें बैठ जाता है, पर कुछ ही देर में गॉडजिला उसे देख लेता है। अब यूशी के पास सही मौका होता है कि वो उस पर वार करे, लेकिन वो खुद के सामने इतने बड़े जीव को देखकर हैरान और दंग रह जाता है। वो एकदम से सुन्न पड़ चुका था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, बस ऐसे ही बैठा रहता है। उधर वो सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने से वो उनकी ओर और तेजी से बढ़ने लगता है और फिर उन सभी को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो यूशी के प्लेन को भी खत्म कर देता है, पर समय रहते ही वो कूद गया था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि चारों ओर बस लाशें हैं। पूरा आइलैंड बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो गया है। चीफ उसके पास आकर गुस्से में बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अगर शूट किया होता तो ये नहीं होता, गॉडजिला यहाँ से भाग गया होता और हम सब जिंदा होते। लेकिन अब इस सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम सभी जापानीज सैनिकों को देखते हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है इस जंग में। अब वो अपने अपने घर लौट रहे हैं। उसमें यूशी और चीफ भी होते हैं जो उसे उसके डैड का एक लेटर ला कर देता है और कुछ पैसे भी। अब घर पहुंचने पर वो देखता है कि पूरा टोक्यो शहर खत्म हो चुका है, किसी का कुछ भी नहीं बचा। उसकी पड़ोसी सुमीना उससे मिलती है जो उसे गुस्से में कहती है कि तुम कायर हो, तुम जैसे लोगों की वजह से हम ये जंग हार गए और इसीलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन यूशी को अपना परिवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो उसे उनके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, मेरे बच्चे भी मारे गए, उन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा। यूशी के लिए शब्द किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो अपने घर के मलबे के ऊपर बैठ जाता है और अपने पिता का दिया हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिंदा लौट। वो तो जिंदा लौट आया, लेकिन उसके पिता अब जिंदा नहीं रहे। अब तो उधर दूसरी ओर हम एक और औरत को देखते हैं जो बाजार में भाग रही थी। उसने किसी का कंबल चोरी करा था और आगे जाकर उसकी टक्कर यूशी से हो जाती है जो उसे एक बच्चा देकर भाग जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बच्चे का क्या करे। वो वहीं बैठा रहता है और कुछ देर बाद वो लेडी वापस आती है जिसका नाम है नमीको। वो अपने बच्चे को ले लेती है और इसके बाद यूशी जाने लगता है तो वो कहती है कि तुम तो बड़े डरपोक निकले, क्या हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे। अब यूशी क्या ही करता, इसीलिए उन्हें लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर नमीको बताती है कि ये उसका बच्चा नहीं है, दरअसल जंग में इसकी माँ मारी गई, पर जाते जाते उसने इस बच्चे की जिम्मेदारी उसे दे दी, इसीलिए अब उसका ख्याल रख रही है। जिसके बाद वो उसे दूध पिलाती है और दोनों ही सो जाते हैं। अब सुबह होने पर उसकी पड़ोसन उसे ताना देती है कि तुमने उस औरत को अपने घर क्यों रखा, अगर हीरो ही बनने का इतना शौक था तो सही समय पर बनते, अब बनकर क्या ही फायदा है। अब वो कुछ नहीं कहता और नामिका की सारी कहानी उसे बताता है। वो उस बच्चे को देखकर कहती है कि ऐसे तो ये मर जाएगा, ये लो चावल, ये सिर्फ तुम दोनों के लिए है, उसे मत देना। अब दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है। जंग खत्म हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। जापान की क्या हालत है हम देख सकते हैं, बहुत गरीबी हो चुकी है। लेकिन यूशी को अब दूसरा काम मिल चुका है जिसमें वो माइंस को निकाला करता है। इसमें उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते हैं क्योंकि काम खतरे वाला है, जो बात नमिका भी समझती है। इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। पर यूशी का कहना था कि उसे कुछ नहीं होगा और अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो उसे बच्चे
तो उस बच्चे की देखभाल कैसे करेगा। जाते जाते वो उसे वादा भी करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। अब विश्व युद्ध 2 खत्म हो चुका है, वैसे तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जापान के कुछ एरियाज थे जहाँ पर कुछ दुश्मनों ने माइंस बिछाकर छोड़ दिया, जो कि अब उन्हें डिफ्यूज़ करना है, वरना ऐसे तो लोगों की जान जाती रहेगी। अब यूशी एक जाओ से नादो नाम का आदमी मिलता है जो उसके साथ काम करने वाला था। उन्हें समुंदर के बीच जाना है जहाँ पर लगे हुए कुछ माइंस को उन्हें ख़त्म करना है। नादो वहाँ जाकर यूशी को काम समझाता है कि कैसे उन्हें पहले तो उन माइंस को ढूंढना है और फिर उनकी रस्सी को काट देना है, जिसके बाद वो उसे ऊपर आ जाएंगी, लेकिन हमें उसे उड़ा देना है। यूशी एक फाइटर पायलट होता है, इसीलिए उसका निशाना बहुत अच्छा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है, काश हमें भी युद्ध में जाने का मौका मिलता, तो मैं भी तुम्हारी तरह होता, थोड़ी दिन युद्ध और चलना चाहिए। अब ये सुनकर यूशी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसा दोबारा कभी मत बोलना, क्योंकि उस आदमी ने युद्ध को कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, शायद वो जंग की असलियत नहीं जानता है। अब उस रात यूशी को फिर से वही सपना आता है जब उस दिन उसके लोगों को आइलैंड पर गॉडजिला ने मार दिया। वो जाग जाता और तब नमी को उसे सहारा देती है, लेकिन उसे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये कोई सपना तो नहीं है। पर कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये हकीकत है, उसका परिवार सच में मर चुका है। अब समय आता है 1947 का, वही साल जब हमारा भारत एक नया सूरज देखता है। पर उसी समय किसी और जगह पर कुछ और चीज़ भी हो रही थी। जापानीज आर्मी का दावा था कि उनके सबमरीन्स और कुछ शिप को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो तेज़ी से कम होती जा रही है। उधर एक रात यूशी, नेक्स्ट डे वो आम दिन की तरह अपने कामों में लगे हुए होते हैं। उसी बीच नादो को एक बड़ा सा शिप डूबा हुआ दिखाई देता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो कहता है कि आखिर इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। तो यूशी की नज़र वही मरी हुई मछलियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये ज़रूर उसी का काम है। उसने यह नज़ारा पहले भी देखा है, इसीलिए वो सभी को उस आइलैंड के बारे में बताने लगता। लेकिन इतने में उनके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में मरी हुई मछलियाँ आती हैं, जिसे देख काम बजाने लगते हैं। लेकिन इसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो गॉडजिला जाग चुका है। उसका कारण भी खुद जापानीज ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था समुंदर के अंदर, और उसी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वो अब बाहर आ चुका है। उस बड़े से विशाल जीव को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे। नादो कहता है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके किनारे तक जाना चाहिए, इसीलिए वो स्पीड बढ़ा देता है। उधर यूशी उस पर करते, लेकिन इससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने उनकी विशाल बोट किसी नाव जैसी लग रही थी। वो उनके करीब आता जा रहा था, लेकिन इतने में वहां पर जापान का सबसे बड़ा वॉरशिप आ जाता है, जो उस पर हमला करता है। लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़ता, और इतने में वो फिर से एक साथ मिसाइल छोड़ता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है और ये लोग चैन की सांस लेते हैं। सब सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन अगले ही पल समुंदर से सोनिक वेव आती है, जो पूरे शिप के चीथड़े उड़ा देती है। ये काम गॉडजिला का था। अब वो पूरी तरह से गुस्से में आ चुका है। दोस्तों, इन सभी को समझ आ जाता है कि अभी के लिए उससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग वापस आ जाते हैं। अगले दृश्य में हम यूशी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में। उसके तीनों साथी वहाँ उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ वो उनसे पढ़ रहा है, लेकिन नादो उसे रोकता है क्योंकि इससे और भी लोग डर जाएंगे। और उस रात उसके सर पर लगी चोट को देखकर नामी को पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तब वो रोते हुए कहती है कि हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक तुमने मुझे कुछ शेयर क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तब वो उसे बताना शुरू करता है कि मैं युद्ध से भाग आया हूँ क्योंकि मुझे वहाँ डर लगने लगा था। उस दौरान मैं एक आइलैंड पर गया जहाँ हमारा वर्कशॉप था। वहाँ पर एक जीव ने हमला कर दिया, तभी मैं उन्हें बचा नहीं पाया, और आज जब वो हमारे शहर की ओर बढ़ रहा है तभी मैं अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा हूँ। वो गॉडजिला, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, उसके अंदर गुस्सा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब नामी को उसे सहारा देती है और उससे कहती है कि तुम अभी आराम करो, कल इसके बारे में बात करेंगे। अब अगले दिन वो सोकर उठता है तो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होता है। तभी पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। रेडियो पर बताया जाता है कि सभी सतर्क हो जाए। इसके कुछ ही देर बाद हम नामिको को देखते हैं जो ट्रेन में होती है। तभी पूरे शहर में तबाही मचना शुरू हो जाती है। चाबी का माहौल था। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहां पर गॉडजिला था, जो सभी इमारतों को तोड़े जा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इतनी ही देर में वो उस ट्रेन को भी पकड़ लेता और मुंह से तोड़ देता। ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो। नामी को बीच में ही लटकी रहती है, लेकिन समय रहते वो पानी में कूदकर खुद की जान बचा लेती है। उधर कुछ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उनके सामने ही वो पूरे शहर को तबाह कर रहा था, कुछ भी नहीं छोड़ रहा था। इधर यूशी पहुंच जाता है नामिको के पास और उसे बचा लेता है। इतने में वहां पर टैंक्स भी आ जाते हैं जो उस पर लगातार हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन सभी ये देखकर हैरान थे कि उसे कुछ हो ही नहीं रहा था।
वो ऐसे ही खड़ा रहता है। वो सभी टैंक्स को अपनी सोनिक वेव से ख़त्म कर देता है। अब उसकी सोनिक वेव एक परमाणु बम जैसी होती है। वो ऐसा धमाका करती है जिससे पूरा शहर राख बन जाता है और इसी में इन दोनों की जान जाने वाली होती है। लेकिन नामिको यूशी को धक्का दे देती है और खुद उसके सामने आ जाती है। अब यूशी एक बार फिर से आज फेल हो गया, वो उसे बचा नहीं पाया। जब थोड़ी सी तो वो देखता है कि गॉडजिला अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सरकार के मुताबिक वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। इधर सरकार के मुताबिक कम से कम 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितनी इमारतें उसने गिरा दी। वहीं घर में नामिको का फ्यूनरल मनाया जा रहा था, तभी वहां सुमिको आ जाती है अकीको का ख्याल रखने के लिए। लेकिन वो तो बच्ची है, अपनी माँ को ढूंढ रही थी, जो बात यूशी को बहुत ज्यादा चुभती है। इधर एक बिल्डिंग में आर्मी चीफ आते हैं। वहां उन्होंने उन लोगों को बुलाया था जो आर्मी से बाहर हो गए थे। वो चाहते हैं कि वो फिर से आर्मी ज्वाइन करे क्योंकि उन्हें उनके देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नादर्ज और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था, इसीलिए वो अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखता है और उन्हें बताता है कि मैंने देखा है कि जब भी कोई इस पर हमला करता है तो वो फिर से खुद को हील कर लेता है, इसीलिए उस पर ये टैंक्स और गोलियों का कोई असर नहीं होगा। हमें उसे किसी भी तरह से समुंदर में ही मारना होगा। वो उसके सामने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास 1500 मीटर गहरा समुंदर है जिसमें हम उसे ट्रैप करके रख सकते हैं। इतनी गहराई में कोई भी जीव प्रेशर झेल नहीं पाएगा। तब यूशी सवाल करता है कि क्या इससे वो मारा जाएगा, तो नादो कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई भी समुंदर की गहराई में जाता है तो वो क्रैश हो सकता है, जो शायद गॉडजिला के साथ भी हो। अब उनकी प्रेजेंटेशन देखकर कैप्टन कहता है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो कुछ लोग जाने का फैसला करते हैं पर कुछ देर रुकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो लोग गॉडजिला को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। ये उनका कर्तव्य है कि अपने लोगों की जान बचाना। अब ये सुनकर कैप्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनका देश मुश्किल में है, उनकी ज़रूरत है। अब इसके बाद ये चारों लोग खाना खा रहे होते हैं। उस दौरान यूशी कहता है कि मुझे एक फाइटर प्लेन की ज़रूरत है। जिस चीज़ को सुनकर उसका साथी उसे पकड़ लेता है। अगर तुम्हें नमिका के मौत का बदला लेना है तो पहले तुम्हें उससे शादी क्यों नहीं की, बताओ मुझे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। खैर कुछ दिन बाद नादो उसके लिए एक प्लेन का जुगाड़ कर देता है, लेकिन वो खराब था और तब उसे ताची की याद आती है। लेकिन वो अभी कहाँ है उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है कि हर जगह उसे पता लगा सके, पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक दिन वो उसके घर खुद ही आ जाता है और उसे बहुत मारता है और पूछता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों लिखा, मेरी वजह से उस दिन सारे लोग उस आइलैंड पर मारे गए। तब यूशी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। वो उसे सारी बातें बताता है, ये भी बोलता है कि तुम्हारे लिए अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उसकी बातें सुनकर वो हाँ कर देता है और फिर उस प्लेन को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ नादो के बताए हुए प्लान की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वो रीडिंग लेते हैं और उन्हें समझ आता है कि कल सुबह 11 बजे तक वो टोक्यो के बीच पहुँच जाएगा, वो गॉडजिला। इसीलिए हमें 8 बजे ही पहुँचना होगा वहाँ। नादो सभी से कहता है कि आज की रात वो सभी अपने परिवार के साथ अच्छे समय बिता ले, क्योंकि कल क्या हो किसी को पता नहीं है। उधर योशी अकीका के साथ होता है। वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग देखता है जिसमें वो नमीको और अकीको वो बनाया हुआ था। इतने में वो माँ माँ कहकर रोने लगती है, तो नमीको उसे चुप कराता और सुला देता है। जिसके बाद वो अपने जाता है, जहाँ उसे ताची बताता है कि उसने प्लेन को तैयार कर दिया है। उस पर बैठने के बाद वो उसे कुछ समझाता है और कहता है कि इसमें एक बॉम्ब है जो एक खास बटन से शूट होगा। उधर सुमिका को अकीका उसके घर के बाहर मिलती है, जिसके हाथ में कुछ पैसे और एक नोट था जिसमें लिखा था कि ये पैसे अकीको के लिए है, उसका ख्याल रखना। उधर वो लोग तैयार हो चुके थे और गॉडजिला को जगाने के लिए वो एक नकली गॉडजिला की आवाज़ को समुद्र के नीचे प्ले करने लगते हैं, जिससे वो जाग जाता है। इतने में यूशी भी प्लेन लेकर उड़ जाता और इनसे कांटेक्ट बनाए रख और बोलता है कि मैं उसे फंसाए रखूंगा, तब तक तुम लोग अपना काम कर देना। अब यूशी उसके आसपास प्लेन को उड़ाना शुरू करता और देखते ही देखते वो उसे दोबारा से पानी में ले आता है। यही तो वो चाहते थे, ताकि वो उस पर अपना आइडिया काम कर सके। लेकिन तभी गॉडजिला को अपने सामने एक विशाल शिप देखता है और एक बार फिर से वो सोनिक वेव छोड़ता है, जिससे पूरा शिप हवा में उड़ जाता है। एक सोल्जर कहता है कि ये तो आग छोड़ रहा है, लेकिन दूसरा आदमी उसे समझाता है कि वो खाली हो चुका है। इसलिए सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी उसे दोबारा रिचार्ज। इसी बीच उन्हें अपना काम करना होगा, उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जाना होगा। उसके आसपास 2 शिप पहुंच जाते हैं जिनके ऊपर 2 गैस के कंटेनर लगे हुए थे। इसकी मदद से वो समुद्र में प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन इतने में वो फिर से सोनिक वेव छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो लोग गैस को ऑन कर देते हैं, जिससे वो नीचे जाने लगता है। पर 15 किलोमीटर के नीचे जाने के बाद वो शांत नहीं हुआ था।
और इतने में उन्हें अपना प्लान बी अपनाना पड़ता है, जिसके लिए वो नीचे लगे बैलून्स को ऑन कर देते हैं, जिससे गॉडजिला ऊपर आने लगता है। लेकिन दोस्तों वो 800 मीटर पर आकर अटक जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। अब सभी इस समुंदर में भी फंस चुके हैं क्योंकि इनके शिप खराब हो गए। लेकिन इतने में वहाँ पर मोशिबो आता है और उनकी मदद करने के लिए। उसके साथ बहुत सारी सेलर बोट भी थी। वो सभी उसे देखकर खुश हो जाते कि फाइनली उन्होंने गॉडजिला को पानी में भेज दिया है और उनकी जान भी बच गई है। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से वो गॉडजिला बाहर निकलता है। उसने खुद को रिचार्ज कर लिया था, इसीलिए वो वेव को छोड़ने वाला होता है। उसे देखकर सभी लोग अपने गॉड को याद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी सोनिक वेव से कोई बच नहीं पाएगा। हर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी यूशी एक फरिश्ता बनकर आता है और वो सीधा अपना प्लेन फाइटर जेट गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है और खुद एजेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो वेव छोड़ने वाला होता है वो उसके अंदर ही रह जाती है। अब वेव बाहर नहीं निकलती, इसीलिए उसका पूरा शरीर के टुकड़े होने लगते हैं, जिससे कि दोस्तों यूशी के कारनामे को देखकर सभी उसे सल्यूट करते हैं। यहाँ उसने अपनी बहादुरी का संदेश दे दिया था। कुछ देर बाद यूशी की मुलाकात सोमिका से होती है, जो उसे एक लेटर देती है, जिसके बाद यूशी फौरन भागते हुए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो देखता है कि नोमिका अभी जिंदा है। अब नामिका उससे पूछती है क्या उसकी ये जंग खत्म हो गई है। ये बात सुनकर वो रोने लगता है और भागते हुए भागकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि हम जीत गए। इसी बीच हम नामिका के गले पर एक टैटू देखते हैं जो सेम गॉडजिला के सींग जैसा था। उधर समुंदर की गहराइयों में गॉडजिला का एक पार्ट फिर से हील होना शुरू हो जाता है। यानी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या पता नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक देखने को मिले। वेल आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।